नमस्कार दर्शकों। मशहूर शायर और मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किसी का जाति मकान थोड़ी है। नेपाल में जब से जैन जी ने क्रांति की है, सरकार को बदला है, तब से भारत के सत्ताधीशों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है और वह है जैन जी का भय। भारत का लोकतंत्र सदैव से युवाओं की ऊर्जा पर ही टिका हुआ रहा है। आज जब देश की आबादी का 50% से अधिक हिस्सा जैन जी हो चुका है, तो यह स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल इस पीढ़ी को साधने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही सोशल मीडिया की ताकत का उपयोग करके युवाओं को अपनी विचारधारा के दायरे में लाने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। जैन जी की प्राथमिकताएं अब बदल चुकी हैं। उनकी जिज्ञासाएं और आकांक्षाएं अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही हैं। जहां कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर युवाओं को लामबंद करना चाहते हैं, वहीं यह पीढ़ी इन पारंपरिक राजनीतिक नारों से ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता जैसे बुनियादी मुद्दों पर चिंतित है। इसी बीच आम आदमी पार्टी यानी आप स्वयं को एक युवाओं की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है और उसके मुद्दे कहीं न कहीं जैन जी के सपनों और अपेक्षाओं से काफ़ी हद तक मेल खाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि 2025 के चुनाव में जैन जी किस राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित होगी, किसे अपना वोट देगी और क्या यह पीढ़ी वास्तव में भारत की सत्ता संतुलन को बदलने वाली साबित होगी। सबसे पहले जैन जी का एक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैन जी वह पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच उत्पन्न हुई है, यानी कि 28 से 13 से 28 वर्ष के बीच के युवा। 2025 में यह पीढ़ी 13 से 28 वर्ष की हो रही है। यह इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के युग में पली बड़ी है। मोबाइल फ़ोन तो ये साथ लेकर पैदा ही हुई। यह पीढ़ी पारंपरिक विचारधाराओं से बंधी हुई नहीं है, बल्कि तथ्यों और अनुभवों पर भरोसा करती है। इसमें जिज्ञासा और विद्रोह दोनों का अद्भुत समागम है। इनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ केवल नारेबाजी नहीं, बल्कि अवसर, विकास और न्याय इनका मोटिव है। यानी यह वह पीढ़ी है जिसे केवल भावनात्मक भाषणों या खोखले वादों से ज़्यादा देर तक बांधा नहीं जा सकता है। सबसे पहले सत्ताधीश पार्टी यानी बीजेपी और युवा शक्ति का 2014 से 2024 तक किस प्रकार का संबंध रहा, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सपना बेच करके चुनाव जीता था। उस समय जीतने के बाद नारे दिए थे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे नारों ने युवा वर्ग को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था और यह युवा वर्ग भाजपा को वोट देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया था। मोदी ने पहली बार सोशल मीडिया को बड़े स्तर पर राजनीतिक हथियार बनाया और उसे सफलता की सीढ़ी बना करके सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर ट्विटर और फेसबुक तक हर जगह युवाओं की सोच को दिशा देने का प्रयास भाजपा और मोदी के द्वारा हुआ।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मोदी जी का जादू अब हल्का पड़ने लगा है, क्योंकि बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर हमारे देश भारत में पहुंच चुकी है, जो लगभग 23% तक हो चुकी है। यानी हर 4 में से एक युवा बेरोजगार है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी निवेश लगातार घटता जा रहा है। समाज के अंदर आर्थिक स्तर पर असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। नतीजा 2024 आते आते मोदी ब्रांड की पकड़ जैन जी पर बिल्कुल ढीली हो गई, या समझिए कि मोदी जी की पकड़ से जैन जी अब स्वतंत्र हवा में सांस ले रही है। अब आते हैं दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के ओर। राहुल गांधी और युवाओं को आह्वान कर रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी ने 2023-24 में युवाओं को संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और वोट चोरी रोकने जैसे नारों के साथ अपने साथ समायोजित करने की कोशिश की है। लेकिन समस्या ये है कि जैन जी के लिए ये मुद्दे प्राथमिकता की सूची में ही नहीं है, जिनको राहुल गांधी जैन जी को सौंपना चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी रोकिए, संविधान बचाओ। ये मुद्दे जैन जी की प्राथमिकताओं में बिल्कुल भी नहीं हैं। संविधान और लोकतंत्र का महत्व वे समझ सकते हैं, जानते हैं, उसकी आत्मा को भी पहचानते हैं, पर इसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर नहीं समझाया गया है। बेरोजगार युवा के लिए वोट चोरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको नौकरी मिले, रोजगार मिले। मध्यम वर्ग के लिए संवैधानिक बहस से ज़्यादा अहम है कि उसकी जेब में इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, दैनिक खर्च को उठाने की ताकत के लिए उसकी जेब में धन आए। और धन कैसे आएगा? रोजगार से आएगा। यानी राहुल गांधी का संदेश नैतिक तो है, लेकिन जैन जी की नब्ज पकड़ने में असफल साबित हो रहा है। अब चौथे पन्ने पर आते हैं कि जैन जी की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। जैन जी के लिए राजनीति की परिभाषा अलग है, उनके मूल मुद्दे अलग हैं। उनका सबसे पहला मुद्दा है एजुकेशन, क्योंकि वर्तमान में स्कूलों की, प्राइवेट कॉलेजों की, प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर है, वो आसमान छू रहा है। सरकारी संस्थानों की, शिक्षण संस्थानों की, उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत खराब है। शिक्षालय बंद किए जा रहे हैं। नौकरी देने वाली स्किल बेस्ड शिक्षा का नितांत अभाव भारत में चल रहा है। नंबर 2, स्वास्थ्य। जैन जी का जो दूसरी प्राथमिकता है वह है स्वास्थ्य। कोविड महामारी ने जैन जी को ये समझा दिया कि भारत का हेल्थ केयर ढांचा कितना कमज़ोर है। देश के लोगों को जब इलाज नहीं मिला और ऑक्सीजन तक के अभाव में लोगों को अपनी जान की गंवानी पड़ी। प्राइवेट हॉस्पिटल और माफिया और महंगे इलाज ने युवा पीढ़ी में भविष्य के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति असुरक्षा पैदा कर दी है। नंबर 3, अवसरों में समानता, लिंग समानता और सामाजिक न्याय की मांग जैन जी खुलकर कर रहा है। वर्तमान सरकार धर्म और जाति के मुद्दे पर फंसाना चाहती है, लेकिन जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण उन्हें पिछड़ी सोच का लगता है। इसीलिए जैन जी की मांग है कि सरकार सिर्फ नारे न दे, बल्कि समान अवसर, सस्ती शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य दे। 5वें नंबर पर जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वह तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, और जैन जी का क्या संयोग बन सकता है।
आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति का केंद्र ही इन 3 मुद्दों को बनाया था 2012 में पार्टी बनने के बाद। और जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी पहली, तो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के अधिकारों की सबसे ज़्यादा वकालत की और काम भी किया। पहला मॉडल था आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल। दिल्ली और पंजाब में सरकारी स्कूलों का पूरी तरह कायाकल्प किया जा रहा है। अध्यापकों को विदेशों में ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। नया ढांचा तैयार स्कूलों का किया जा रहा है, जिससे आम जनता बहुत राहत महसूस करती दिख रही है। जैन जी उसी शिक्षा मॉडल को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा नंबर स्वास्थ्य का है, जिसको आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक जैसी सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोध के इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी हुई आंदोलनकारी पार्टी है। इसीलिए आम आदमी को राजनीतिक केंद्र में रखने का दावा आम आदमी पार्टी करती है। यानी आप वही बात कर रही है जो जैन जी सुनना चाहती है, लेकिन आपकी सीमा भी है। यह अभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो बन चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनका संगठन अभी पूरी तरह नहीं बन पाया है। क्या जैन जी का वोट सत्ता बदल सकता है 2025 में? भारत में लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से लगभग 45 करोड़ जैन जी के दायरे में आने वाले लोग हैं, यानी कि युवा पीढ़ी है। 45 करोड़ वोटर युवा हैं, जैन जी हैं। अगर यह पीढ़ी संगठित होकर के वोट करती है, तो यह पार्टी सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है 2025 के इलेक्शन में, 2027 के इलेक्शन में, 2026 के इलेक्शन में और लोकसभा चुनाव 2029 के चुनाव। लेकिन चुनौती यह है कि जैन जी का बड़ा हिस्सा राजनीति से मोह भंग महसूस करता है। कई लोग वोट डालने ही नहीं जाते हैं। अगर यह पीढ़ी उदास रही तो मौजूदा ताकतें बीजेपी या कांग्रेस ही सत्ता पर काबिज रहेंगी। लेकिन अगर जैन जी सक्रिय हुई तो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकता है। 7वां बिंदु है 2025 का चुनाव और संभावित दृश्य। बीजेपी और जैन जी। बीजेपी फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कार्ड खेलने की कोशिश करने वाली है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे इसे कमजोर करने वाले हैं। इसलिए भाजपा 2025 में चुनाव उतनी मुखरता से नहीं लड़ पाएगी। नंबर 2, कांग्रेस और जैन जी। कांग्रेस अगर अपने संविधान, वोट चोरी वाले नैरेटिव को रोजगार और शिक्षा से जोड़ सके, तभी जैन जी प्रभावित हो सके। नंबर 3 पर आती है राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी और जैन जी। आपके पास युवाओं की नब्ज पकड़ने का मौका है, लेकिन संगठन और वित्तीय संसाधनों की कमी इसकी सबसे बड़ी बाधा है। अब इस जैन जी के जो विकल्प है वो क्रांतिकारी विचार रखती है। उसके अनुसार उनके क्या क्रांतिकारी विचार हो सकते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। जैन जी के पास इस समय 3 विकल्प हैं। नंबर 1, मौजूदा दलों में से किसी भी एक दल को चुनना। नंबर 2, अपना स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करना। नंबर 3, चुनावी रणनीति से बाहर रहकर सामाजिक बदलाव की राजनीति करना। अगर जैन जी अपने स्वतंत्र राजनीतिक ताकत से खड़ी होती है, तो यह भारत की राजनीति में सबसे बड़ा क्रांतिकारी मोड़ होगा। यह दल डिजिटल, लोकतंत्र, प्रत्यक्ष भागीदारी और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित होने वाला है। इससे पुरानी पार्टियां या तो ढलेंगी या मिट जाएंगी।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीति के इतिहास में 2025 का चुनाव जैन जी की युवा शक्ति का परीक्षण होगा। मोदी की चमक लगातार फीकी पड़ती जा रही है। पहले 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, अब $1000 का जो H-1B वीज़ा का चार्जेस थे उसको $1,00,000 कर दिया गया है। ऐसी स्थिति बन रही है तो मोदी जी की चमक लगातार फीकी पड़ रही है। ट्रंप ने 50 बार ये कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए सीज फायर मोदी जी ने नहीं, ट्रंप ने करवाया था। राहुल गांधी के नैरेटिव में युवाओं की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है। आप मुद्दों के हिसाब से सही दिशा में है, लेकिन उसका आकार छोटा है। यानी अगर जैन जी ने अपने असली मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को केंद्र में रखते हुए वोट किया तो 2025 में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और अगर उसने मौजूदा दलों से निराश होकर नई राजनीतिक शक्ति गढ़ने की कोशिश की तो यह भारत की दूसरी स्वतंत्रता क्रांति होगी। एक ऐसी क्रांति जहां तलवारों की जगह विचार और वोट हथियार होंगे। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आपने ये अंदाज़ किया होगा या अनुमान लगाया होगा कि आने वाले वर्ष 2025 के चुनावों में जैन जी की युवा शक्ति किस दल को वोट देने वाली है, क्योंकि मोदी जी की पकड़ कमज़ोर हो रही है। राहुल गांधी संविधान और वोट चोरी पर वोट जोड़ दे रहे हैं, जबकि जैन जी के लिए असली सवाल रोजगार, बेहतर शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो क्या जैन जी 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी या फिर खुद एक नई राजनीतिक क्रांति खड़ी करेगी? पूरा विश्लेषण इस वीडियो में आपने देखा। हम वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग से ही हम परिश्रम करके आपके लिए नए खोज पर परख वीडियो बनाते हैं और आपको प्रस्तुत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।